मित्राणि नमो नमः। अहम अस्मि रमन पुरोहित। स्वागतम करोमि सर्वेषां। तो मित्रों, मैं अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था महेश्वर सूत्र, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं महेश्वर सूत्र। तो महेश्वर सूत्र 14 सूत्र हैं। पिछले वीडियो में पढ़ा था और मैंने कहा था कि इनको आपको याद करना है। तो जिन्होंने याद कर लिया है वह प्रत्याहार बना लेंगे। संधि समास में इनका प्रयोग किया जाता है। इन्हीं के द्वारा स्वर व्यंजन विसर्ग तीनों संधियों में जो सूत्र आते हैं, जो तीनों संधियों को हल किया जाता है, उसमें इनका बहुत महत्व है। तो आप एक बार मैं फिर दोहरा रहा हूँ, इसके बाद मैं इनसे आगे का प्रत्याहार पढ़ाऊंगा। तो आप एक बार इनको लिख लीजिए और कंठस्थ याद कर लीजिए। तो पहला सूत्र है आई ओड़ लिरक ए ओंग आई औच है वरट लड़ यमंगड़ नम झबया घट दस जब गट दस ख फु छ ठ थ चट तब कपाए शस सर और हल। तो ये इस प्रकार से 14 सूत्र हैं। ये महेश्वर सूत्र है। मैं पिछले वीडियो में आपको पढ़ा चुका था। अब मैं कुछ इनके बारे में महत्वपूर्ण आपको शब्दावलियों का प्रयोग बताता हूं, जो अक्सर एमपी टेट सी टेट और 30 अंक का जो छोटा सा पेपर आता है, उसमें भाग संस्कृत भाग 1 में आता है, द्वितीय भाग जैसे हिंदी चुनते हैं तो उसमें आता है। तो कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, मैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न आपको समझा दे रहा हूं। उसके बाद हम आगे प्रत्याहारों पर चर्चा करेंगे। तो आज मैं महेश्वर सूत्रों के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य समझा रहा हूँ। तो विद्यार्थियों, आप यहाँ पर देख रहे हैं इन 14 सूत्रों के अंत में हलंत लगा है। क्या लगा है? हलंत। तो जिस वर्ण में हलंत लगा है, हलंत क्या होता है? ए, यह है। आप देख रहे हैं इसमें प्रत्येक सूत्र के अंत का में जो वर्ण है उसमें आप हलंत देख रहे हैं। तो जिसमें हलंत है उसका नाम इत है। उस वर्ण का नाम इत कहते हैं। क्या कहते हैं? इत। आप लिख सकते हैं। तो मैं पढ़ा रहा हूं कि इत क्या है। इत क्या है? तो अगर प्रश्न आ जाए किसी भी परीक्षा में कि इत क्या होता है, तो महेश्वर सूत्रों के अंतिम वर्ण में जो हलंत लगा है उसको इत संज्ञा कहते हैं। इत संज्ञा कहते हैं। और जिनमें इत संज्ञा है उनका लोप हो जाता है। लोप का अर्थ है मतलब वह गायब हो जाते हैं। इसलिए आई उड़ हम जब गिनते हैं तो आ ई उ रि लरा क, तो अड़ा और का नहीं गिनते हैं, इनमें से यही गिनेंगे। आ ई उ रि लरा ए ओ आई औ। इस तरह से कितने स्वर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 मूल स्वर हो गए हैं। इनको हमने हटा दिया है। तो अब कितने बचे? 9। तो इनको क्यों हटा दिया? क्योंकि इत संज्ञा होती है। जिन वर्णों में हलंत रहता है उनकी इत संज्ञा होती है, उनको क्या कहते हैं? इत। और जिनकी इत संज्ञा होती है उनको तस् लोपः सूत्र से उनका लोप हो जाता है। इसलिए यहाँ पर लोप हो गया। इनको इनमें नहीं, महेश्वर सूत्रों में नहीं गिना जाता है। इसी तरह इनका भी लोप हो जाता है। तो इनका भी यहाँ पर लोप हो जाता है। तो इत का अर्थ होता है लोप होना। आप समझ गए होंगे कि इत का अर्थ होता है लोप होना। तो जिन वर्णों में हलंत लगा है उनकी इत संज्ञा होती, यानी इत संज्ञा का मतलब उनको इत कहते हैं। उनको इत कहते हैं। और जिनको इत कहते हैं उनका तस् लोपः सूत्र से लोप हो जाता है। तो इत वर्णों का प्रयोग सिर्फ उच्चारण की सुविधा के लिए किया गया है। जैसे आई उड़, तो उच्चारण की सुविधा के लिए किया गया है। रि लरक ए ओंग। तो इस तरह से इनको उच्चारण की सुविधा के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। किंतु जब वर्णों की गिनती होती है तो इनको गिना नहीं जाता है। तो वर्णों की गिनती में इनको नहीं लिया जाता। तो इत को अनुबंध भी कहते हैं। इत को क्या कहते हैं? अनुबंध।
आप लिख सकते हैं। इत को अनुबंध भी कहते हैं। तो इत को क्या कहते हैं? अनुबंध। आप लिख सकते हैं। इत क्या है, परिभाषा लिख लीजिए। तो जिन वर्ण में हलंत लगा है, जिन वर्णों में हलंत लगा है उनको इत कहते हैं, यानी उनकी इत संज्ञा होती है, और जिनकी इत संज्ञा होती उनका लोप हो जाता है। तो इस तरह से इत वर्णों का प्रयोग सिर्फ उच्चारण की सुविधा के लिए किया जाता है, किंतु वर्णों की गिनती में इन इत संज्ञक वर्णों को गिना नहीं जाता। तो अब ये कौन सा वर्ण है? इत संज्ञक वर्ण है। का इत संज्ञक है, अंग इत संज्ञक है, और यह इत संज्ञक वर्ण है। तो अंत में जिनमें हलंत लगा है उनको इत संज्ञक वर्ण कहते हैं। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। अब महेश सूत्रों के जो 5वां सूत्र है हाय वरट, ये वाला 5वां सूत्र है हाय वरट। तो हाय वरट में हा वर्ण गिना गया है, तथा अंतिम सूत्र हल में भी हा वर्ण गिना गया है। आप देख रहे हैं हाय वरट का हा और हल का हा। तो यहाँ पर 2 हा आए हैं। कौन से हा? 2 हा आए हैं। तो दोनों हा को यहाँ पर गिना गया है। अतः हकार की 2 बार गिनती की गई है। तो इन सूत्रों में प्रश्न पूछता है कि ऐसा कौन सा वर्ण है जिनकी गिनती 2 बार की गई है महेश सूत्रों में? तो हा वर्ण 2 बार आया है। इसके अलावा और कोई सा वर्ण पुनः नहीं आया है। तो इस तरह से अब अगला आप इत समझ गए होंगे कि इत की परिभाषा क्या है। इत के बाद हम अगला शब्द लेते हैं हलंत्यम। हलंत्यम आप यहाँ पर देख रहे हैं हलंत्यम। तो हलंत्यम का अर्थ क्या है? हल अंत्यम, अर्थात अंत में हल हो, जिसके अंत में हो, जिसके अंत में हल हो उसको हलंत्यम कहते हैं। तो उपदेश अवस्था में प्रत्येक सूत्र के अंतिम जो हल वर्ण होता है उसकी संज्ञा होती है। तो उपदेश अवस्था में अंतिम जो हल वर्ण है, इनमें हल वर्ण कौन सा है? प्रश्न पूछ लेता है कि अयोड़ में हल वर्ण कौन सा है, झवाइयों में हाय वर्ण कौन सा है, गढ़दस में हल वर्ण कौन सा है। तो आप हलंत्यम की परिभाषा लिख लीजिए कि जिसके अंत में हल होता है उसको हलंत्यम कहते हैं। तो वह वर्ण हलंत्यम है। तो यहाँ पर शा, या, मा, टा, अड़ा, का, अड़ा, अंगा और चा। तो अंत में जिनमें हल लगा है उनको हल वर्ण कहते हैं। अब जिस वर्ण की इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है, अभी मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद है उपदेश। अभी मैंने बताया को उपदेश अवस्था में। अब उपदेश क्या होता है? उपदेश क्या होता है मैं बता दूं, लिख लीजिए आप उपदेश। उपदेश क्या है? जब हम व्याकरण पढ़ते हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी में उपदेश कहा गया है, अनेक बार उपदेश शब्द आता है। तो उपदेश क्या है आप लिख सकते हैं। महर्षि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि ने जिसका प्रथम उच्चारण या पाठ किया अथवा व्याकरण के सूत्रों को जिन्होंने पहले सुनाया उन्हें उपदेश कहते हैं। तो महर्षि जो व्याकरण के प्रणेता है महर्षि पाणिनि, उनके बाद है कात्यायन जिनको वररुचि कहते हैं, और पतंजलि। तीनों ने सबसे पहले सूत्रों को सुनाया है, सूत्रों को लिखा है। तो इनको हम उपदेश कहते हैं। इनके सूत्रों को क्या कहते हैं? उपदेश कहते हैं। तो व्याकरण के सूत्रों को जिन्होंने पहले सुनाया उसे उपदेश कहते हैं। जैसे सबसे पहले क्या क्या उपदेश अवस्था में आते हैं? तो प्रत्याहार हैं। कौन क्या आते हैं? प्रत्याहार, जो आगे आने वाले उस पर हम वीडियो में बताएंगे। प्रत्याहार हैं ये उपदेश अवस्था में। सूत्र हैं धातु पाठ, गढ़ पाठ, प्रत्यय, आगम, उपदेश आदि। तो ये सब उपदेश अवस्था में है। तो इस तरह से महेश सूत्रों के विषय में जो महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपको जानना जरूरी था। यहाँ पर मैं नेट पीएचडी का नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं तो एमपी टेट वर्ग 2 का पढ़ा रहा हूँ, एमपी टेट वर्ग 1 का पढ़ा रहा हूँ।
30 अंक का जो प्रथम भाषा सीटेट में आती है उसका मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, उच्च लेवल का नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। तो इस तरह से महेश्वर सूत्रों से हमने प्रारंभ किया। अब हम पढ़ेंगे प्रत्याहार क्या होता है। तो आप लिख सकते हो, तो महेश्वर सूत्रों में प्रत्याहार का बहुत महत्व है। तो प्रत्याहार के लिए आपको महेश्वर सूत्र याद करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप प्रत्याहार बना पाएंगे। तो प्रत्याहार बनाने के लिए आपको इनको याद करना है। तो आप लिख सकते हैं प्रत्याहार किसे कहते हैं। परिभाषा लिखिए, प्रत्याहार क्या है। तो प्रत्याहार है क्या? प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। प्रत्याहार शब्द का अर्थ है संक्षेपीकरण। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको संक्षेपीकरण कहते हैं। तो जिनकी सहायता से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जा सके उन्हें प्रत्याहार कहते हैं। आप लिख सकते हैं, जिनकी सहायता से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जाए उनको प्रत्याहार कहते हैं। तो यहाँ पर संस्कृत में कुल 42 प्रत्याहार हैं। कितने हैं? 42। तो संस्कृत में आप लिख सकते हैं कुल प्रत्याहार हैं 42। तो अगले वीडियो में हम प्रत्याहार के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सभी लोगों को लाभ मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।